की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम। पर्सनल नमस्कार, डीजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश में भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.7 दर्ज। बैंकॉक में भारी नुकसान की खबर। पीएम मोदी ने स्थिति पर जताई चिंता। भारत हर संभव मदद का दिया आश्वासन। समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2024 लोकसभा में चर्चा के बाद पास। समुद्री माल ढुलाई में छोटे संचालकों को प्रोत्साहित करने की जरूरत पर दिया गया जोर। राज्यसभा में राणा सांगा के मुद्दे पर तीखी नोकझोंक। भाजपा सांसदों ने कहा, देश के हीरो का अपमान करने का किसी को नहीं अधिकार। सपा सांसद से की माफी की मांग। सभापति ने सांसदों से मर्यादित आचरण करने का किया आग्रह। लोकसभा में पाकिस्तान में मानवाधिकारों के हनन पर बोले विदेश मंत्री। कहा, पाकिस्तान में मानवाधिकारों का हनन, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न और लोकतांत्रिक मूल्यों का व्यवस्थित क्षरण राज्य की नीतियां। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं नेशनल मीडिया सेंटर, जहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में पिछले 10 वर्षों में ऐतिहासिक ग्रोथ हुई है। ये ऐतिहासिक ग्रोथ अगर आप नंबर्स में देखना चाहें, प्रोडक्शन 10 वर्षों में 5 गुना बढ़ा है, 5 टाइम्स, 17% CAGR, और एक्सपोर्ट बढ़ा है 6 गुना। एक्सपोर्ट बढ़ा है 6 गुना। नाउ इलेक्ट्रॉनिक्स हैज बिकम अमंग द टॉप 3 आइटम्स इन द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। आप सोचो 10 साल पहले नोबडी कुड एवर इमेजिन इतना बड़ा चेंज आ सकता है, बट दिस चेंज हैज एक्चुअली हैपेंड। और इसको और फर्दर एम्फेसाइज करने के लिए, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, these are sectors which generate huge amount of employment, इसीलिए इसको और ज़्यादा एम्फेसाइज करने के लिए, और ज़्यादा ग्रो करने के लिए आज एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। हिस्टोरिक डिसीजन हैज बीन टेकन टुडे। कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन में आप जानते हैं वी आर मेकिंग वेरी गुड प्रोग्रेस इन दी सेमीकंडक्टर पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन। We have made super success in the PLI based finished products के manufacturing में, and now this time we are covering sub assemblies and bare components. Sub assemblies और bare components का दिखाने के हिसाब से अगर देखो आप, this is a PCB motherboard which basically has all the components on it, right? ये PCB है, motherboard है, इसके ऊपर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। अगर आप इसको देखोगे देन यू विल बी एबल टू वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड ये पीसीबी। चलो आई विल टेक अ स्मॉल क्विज। चलो, ये इतना पतला सा पीसीबी दिख रहा है ना आपको, राइट? ये पतला सा पीसीबी, इमेजिन हाउ मेनी लेयर्स इज इट? गेस करो दीपक। कोल्ड कॉल दीपक। यू कैन डू पॉलिटिक्स इन इट। बताओ भाई, गेस करो कोई। किसने बोला? वाह यार, इनके लिए ताली बजानी पड़ेगी। एकदम एक्यूरेट कैसे आया? कोई क्वेश्चन लीक किया गया विद पेपर लीक किया है? ये 15 लेयर का पीसीबी है। ये 15 लेयर्स का पीसीबी। इमेजिन, ये बिल्कुल पेपर जितना थिन दिखता है, बट दिस इज एक्चुअली 15 लेयर्स। और हर लेयर के अंदर खूब सारे कनेक्शंस हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अंदर की पूरी प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, हीट मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ दिस। वैसे ही जैसे ये आप पीसीबी देख रहे हो, दिस पीसीबी ऑल्सो हैज मल्टीपल लेयर्स इन इट, देन देर आर मेनी डिवाइसेस ऑन इट। इसमें आप देखोगे दिस इज द सीपीयू, और इसके अलावा कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, resistors, then there's a battery pack, there is a heat sink, there are multiple other connectors to it, right? इन सब की मैन्युफैक्चरिंग अब देश में होगी।
ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो कवर्ड बाय रेड लाइन, all these components will now be manufactured in India, and this will significantly improve the value addition that we get, right? अभी जैसे इन components को आप देखो कि individually they may look very small, छोटे छोटे components दिखेंगे, right? But when they work in a system, they can really make a big difference, right? That's the way it works. और ये components they go into practically everything, मोबाइल में, all the appliances that we see here, यहाँ पे खूब सारे appliances आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सब appliances में these components go. So this is not just electronics as in electronics for mobile phone or electronics for laptop and servers. This goes into medical devices, goes into power packs, goes into practically every aspect of our life, right? ये हमारी, आप देखो पूरी comprehensive thinking देखो, finished products, active components in the part of the semiconductor program, और ये passive components which are today approved under the electronics component manufacturing scheme. ये 22,919 करोड़ का पूरा पैकेज है complete, and this will be over 6 years. बहुत सारे सेक्टर्स सर्व होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, कंज्यूमर, मेडिकल डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल, पावर सेक्टर, और केवल इस स्कीम से डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा करीब 1,91,600 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट. इनडायरेक्ट उसके कई मल्टीपल्स में होता है, एज यू नो. इन्वेस्टमेंट आएगा 59,350 करोड़ और प्रोडक्शन जनरेट होगा 4.5 लाख करोड़, 4,56,000 crore. I'll come to the second very big decision taken today. आप सब जानते हो कि बिहार में कोसी रिवर is a major source of water flowing through the entire state, और कोसी नदी के पानी को मेची रिवर के साथ जोड़ने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 6,282 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से अप्रूव हुआ है. I'll first go to the slide on which this project is shown. आप ये देखो, ये जो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा आपको पैच में, दिस ग्रीन कलर इज जो आज इरिगेशन हो रहा है कोसी की कैनाल्स से. जो पिंक कलर दिखाई दे रहा वो आज के जो नया प्रोजेक्ट हुआ कोसी मेची रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, उससे पिंक वाला एरिया कंप्लीट नया इरिगेशन होएगा. साथ ही साथ ये कोसी रिवर है, ये वाली, राइट? और इधर है मेची रिवर, मेची नीचे फिर महानंदा, मेची उसके माउथ को बोलते हैं, नीचे महानंदा कंप्लीट रिवर, राइट? तो कोसी से मेची को जोड़ने से फ्लड का जो एक्स्ट्रा वाटर है दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू रिवर्स. सो दिस इज अ रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट प्लस इरिगेशन बेनिफिट्स, सो ह्यूज इकोनॉमिक बेनिफिट्स and significant disaster management related matters that will come. इसमें इस प्रोजेक्ट का 6,282 करोड़ का एस्टिमेट है और बेसिकली दोनों एरियाज को कनेक्ट करेगी और 2 लाख हेक्टेयर का एडिशनल इरिगेशन पोटेंशियल इससे क्रिएट होगा. अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, ये सारे जिले इससे बेनिफिट होंगे. अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार डिस्ट्रिक्ट्स बिहार की, इन सब डिस्ट्रिक्ट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा. मैं तीसरे प्रोजेक्ट पे आता हूं. आज साथियों, किसानों के हित के लिए, अन्नदाताओं के हित के लिए एक और बहुत बड़ा फैसला लिया गया है. आप सब जानते हैं कि फर्टिलाइजर्स का प्राइस जो कोविड के बाद में बहुत ज्यादा बढ़ गया दुनिया में, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के ऊपर बोझा नहीं आने दिया. डीएपी का प्राइस 1350 रुपए पर 50 केजी बैग रहे, इसके लिए भारत सरकार 37,216 करोड़ रुपीस की सब्सिडी का भार सहन करेगी, लेकिन किसानों के ऊपर भार नहीं जाने देगी. बहुत बड़ा फैसला है ये, और इससे बहुत सारे करोड़ों किसानों को इसका बेनिफिट मिलेगा. इस खरीफ सीजन का एस्टिमेट है आपके सामने जो रखा है,
180 लाख मेट्रिक टन का टोटल एस्टिमेटेड कंजम्पशन होगा इस खरीफ सीजन में, और 37,216 करोड़ का इसका सब्सिडी का बिल रहेगा। मैं चौथे बड़े प्रोजेक्ट पे आता हूं, बिहार में है, हाईवे का प्रोजेक्ट है ये, और ये प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये वन ऑफ दोज रेयर प्रोजेक्ट्स जो बहुत सारे हाईवेज और बहुत सारे हाईवे सिस्टम्स को जोड़ता है। ये प्रोजेक्ट है पटना से सासाराम, आरा होते हुए सासाराम को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट। इस नक्शे पे आप देखेंगे पटना से यहाँ पे सासाराम नीचे। खास बात है जो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि 5 नेशनल हाईवेज और 4 स्टेट हाईवेज को ये जोड़ता है। तो इमेजिन कितनी बड़ी ये आर्टरी की तरह बिहेव करेगा ये प्रोजेक्ट। दिस विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कंजेशन, और जो बिहार के अपने कंप्लीट इस एरिया में मूवमेंट पटना से लेके सासाराम तक कंप्लीट मूवमेंट इसका लोगों का बहुत इसमें बेनिफिट रहेगा। प्रोजेक्ट 2 फेजेस में होगा, 4 लेन का है, मोस्टली ग्रीनफील्ड नया प्रोजेक्ट है, कुछ एरियाज में एग्जिस्टिंग को वाइडनिंग किया गया है। लास्ट आज का है, एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए डीए और डीएनएस रिलीफ को 53% से बढ़ा के 55% किया गया है with effect from 1/1/25. This will be a very big help for all the employees in the government and the pensioners also. Thank you दोस्तों। आप देख रहे हो किस तरह से करीब 4 लाख करोड़ के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, और किसानों के लिए अब तक करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए का मोदी जी ने तीसरी टर्म में, ऐतिहासिक तीसरी टर्म में आवंटन किया है। डीए में 6,614 करोड़ का टोटल एनुअल फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है। 202। सर, तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस। सर, जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को जो आज मंजूरी दी है, सर ये स्कीम कितने साल के लिए होगी? और सर हम अभी मोस्टली सर इंपोर्ट कर रहे हैं सर, उसमें भी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ है सर, उसमें कितना असर आपको दिखेगा? और सर इसी से जुड़ा हुआ तीसरा सवाल कि आपको लगता है कि जब तक हम इंपोर्ट ड्यूटी को रेज नहीं करेंगे तब तक हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इतना ग्रोथ नहीं कर पाएगी? क्योंकि हमने पहले सोलर में भी इसी तरीके की चीज़ देखी, और ये उस समय आ रहा है जब सर हम यूएस के साथ टैरिफ। आपके 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन में पहली बात ये कि आज फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्ट करीब करीब स्टेबल हो गया है और ज्यादा इंपोर्ट नहीं होता, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग द फिनिश्ड गुड्स। इस स्कीम के बाद में कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग जब इंडिया में बनने लगेगी, उसका इंपोर्ट भी अपने आप कम हो जाएगा। एक हमें बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट माइंडसेट चेंज लाने की जरूरत है। व्हाट इज दैट माइंडसेट चेंज? माइंडसेट चेंज ये है, हमें अपने इंपोर्ट के सब्स्टिट्यूशन के माइंडसेट से बाहर निकल के वी मस्ट स्टार्ट थिंकिंग हमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के तरफ से जाना चाहिए। मतलब हमारी ग्रोथ भारत से मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स दुनिया भर में जाए, एक्सपोर्ट हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। क्योंकि ये जितने भी आप कंपोनेंट्स देख रहे हैं, इन कंपोनेंट्स में स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करने से ये वायबिलिटी आती है। वही इस पूरे प्रोग्राम की प्लानिंग है। ये 6 साल का प्रोग्राम है, 6 इयर्स का प्रोग्राम है। 229 पीछे। सर मैं अमलेंदु हूँ। ये कोसी नदी और महानंदा नदी को जो जोड़ने की बात कह रहे हैं आप, इसको कहाँ पे मिलाया जाएगा? क्योंकि कोसी जाकर के गंडक में मिलती है, और गंडक को फिर कहाँ पे इसको जोड़ा जाएगा? ये आप अगर नक्शा देखेंगे, आपको ऊपर कोसी से चालू करें, रेड कलर की लाइन दिख रही है, ये मेरे पास मैप यहां से दिखाना आसान रहेगा आपको। ये जो रेड कलर की लाइन दिख रही है, ये कैनाल है, राइट?
ऊपर आपको दिखाई दे रही है, दिख रही है कैनाल। इसमें कैनाल काफी हद तक बनी हुई है, इसको आगे एक्सटेंड किया जाएगा और महानंदा का जो ऊपर पॉइंट है माखनपुर के आसपास ये पॉइंट में कनेक्ट किया जाएगा। 4. So, this has been one of the key demands as far as the electronic segment is concerned. So, congratulations on that. Just want to understand what are your immediate targets so far as giving a boost to the components ecosystem is concerned. The Prime Minister has spoken about a $500 billion worth of manufacturing by 2030. Right now, electronics manufacturing is somewhere around $120 billion. $120 billion को double करना है, that is our immediate goal. And by 2030-31, we want to reach 500 billion. साथ ही साथ 60 lakh employment का भी इसमें target है. 60 lakh from current 25 lakh employment है electronics manufacturing में, उसको 60 lakh की तरफ ले जाने का भी इसमें target है. 10. Deepak. This is Deepak Mandal from New Indian Express. Sir, electronics exports have. I can hear you. आपकी आवाज अच्छी है. Electronics exports have done very good in last couple of years, but do you see any threat of the reciprocal tariff because of, in electronics export to say USA? हमारे लिए advantage होगा इससे. Explain it, sir, a bit. अभी आपको बताएंगे right time पे, but हमारे लिए advantage होगा. 127. I'll just come back. 127. सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है, और दूसरा ये कितने % तक इंसेंटिव्स आप कंपनियों को देंगे? बाकी स्कीम्स में 4 से 7% तक है, इसमें कितना है? क्योंकि अगर सेमीकंडक्टर में देखो तो आपने 50 तक दिया है, तो इस स्कीम में कितना इंसेंटिव होगा? इस स्कीम में 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं. सबसे पहला है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स. कितना एम्प्लॉयमेंट देते हैं उसके बेसिस पे इंसेंटिव दिए जाएंगे. सो दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ पीएलआई. इसमें एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव है. सेकंड, इसमें कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें हाई कैपेक्स रिक्वायर्ड होता है लेकिन टर्नओवर बहुत कम होता है. जैसे पीसीबी की मैन्युफैक्चरिंग है. ये जो पीसीबी आपको दिखाया था ना, ये वाला पीसीबी जो दिखाया था, राइट, या ये वाला, इसके कोई भी बेस में जो पीसीबी है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत मैसिव कैपिटल रिक्वायरमेंट रहता है. फैक्ट्रीज भी बहुत बड़े स्केल की बनानी होती है. तो उन सब में एक कैपिटल सब्सिडी का कंपोनेंट है. और तीसरा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव भी है, टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव. 250. सर, मेरा कोशी और मेची से ही है, क्योंकि ये दोनों नदियां जो हैं वो नेपाल से निकलती हैं और बिहार को आती है. कोसी अक्सर फ्लड का कारण बनती है बिहार में, और पूरा वो क्षेत्रफल जो है खेती बर्बाद हो जाता है. तो क्या नेपाल को इसमें इन्वॉल्व किया गया है, पहली बात? और दूसरी बात, नेपाल के साथ बातचीत करके हुआ है. दूसरा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, इसमें फ्लड का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा. फ्लड के मैनेजमेंट में इस पूरे प्रोजेक्ट से बेनिफिट मिलेगा. जी, थैंक यू सर. 165. Sir, Prakash Pedashi from ET now. On NPK fertilizer subsidy, so what would be the current structure of subsidy? Structure of subsidy is this: NPKS, individual items. 81. Sir, just for clarification, this is Rishi from the business line. Sir, this for N rupees 43.02 per kg, that would be the subsidy rate for the N grade of fertilizers, right? Is that right? We are reading correctly, sir? Thank you so much, sir. 236. Deepak. Sir, I am Deepak from Times of India. So again, a political question. Primarily, these two decisions for Bihar comes at a time just few months before election. So two things we want to know: are you going to see much more decisions in the next few weeks? Second question: what are the timeline for this Kosi River? It will take a long time, but what is the timeline? कोसी वाला प्रोजेक्ट करीब 16 months का कोसी मिलेगा. Mochi, sir. कितने टाइम?
मार्च 29 तक कंप्लीट होने का इसका प्लान है और प्रोजेक्ट दूसरा बहुत वॉल्यूम है। दूसरा पूरे देश भर के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए जा रहे हैं। 198 ये देखो, अगर आप दीपक, ऐसा है ना, ये देखो, ये जून के बाद के फैसले हैं सारे, पूरे देश भर के है भाई। अश्विनी जी, ये इधर इधर सर, ये सासाराम का बारे में, जो पटना सासाराम आपने कहा कि हाईवे जो बनाया जाएगा, क्योंकि सासाराम मेरा यही शहर है, ये पहले से एग्जिस्टिंग वहाँ नेशनल हाईवे, ये नया नेशनल हाईवे बनेगा और किस किस रास्ते से गुजरेगा, कब तक बनकर तैयार हो जाएगा ये? एग्जिस्टिंग एसएच है, स्टेट हाईवे 12 नया बनेगा, नेशनल हाईवे 119A, और प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस हैं आपके सामने, ये रखिए। 24 मंथ्स में पैकेज 1, पैकेज 2 30 मंथ्स में। कहाँ पटना आ रहा, किधर से गुजरेगा? कहे कि 2-3 रास्ते से बन रहा है हम हाईवे। डिटेल आपके सामने एक पूरा उसका अलाइनमेंट मैप आप शेयर कर लेंगे, शेयर कर लेना भाई एनएच की तरफ से। मुझे ही भेजना भाई इंडिविजुअल। जमीनें खरीदनी है। नेक्स्ट and last question I think 7 अच्छा आप हैं 227 then I will take 71 227 दोनों लोग प्रेस कर देते हैं। ऑन करके दिया करो ना, ऑन करके दिया करो पहले। So very good afternoon. Fertilizer subsidy. आप मत प्रेस करिए, बस केवल आप बोलिए। हाँ। Thank you, sir. The fertilizer subsidy amount we are talking about 37,000 crores. So that's already part of the budgetary allocation for FY26. Am I right? That is obviously it is part of the budget. Correct, na? That's So already budget. That's budgeted. So the estimates are unchanged, and are the subsidy rates also unchanged? It's gone up. Thank you, sir. Thank you. On this issue of tariffs, sir, I think there has been a lot of discussion within government, and cabinet was also apprised about it. Is it still premature right now, or you'll wait till the 2nd of April and then only disclose? My senior colleague Piyush Ji will reply to this whenever he is ready to. 71. One important point I thought I'll share with you in this. एक बड़ा change जो आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कैपिटल गुड्स, जो मशीन्स, इक्विपमेंट्स बनते हैं, उन सब का भी डेवलपमेंट हिंदुस्तान में अब होने लगा है। मेजर सेंटर्स हैव कम अप, पुणे, कोयम्बतूर, बड़ौदा, राजकोट, बेंगलुरु, इन सब में there are entrepreneurs who have started manufacturing the machines which are used in manufacturing electronics goods. It's a very major development. कल बेंगलुरु में एक मैन्युफैक्चरर ने अपना क्वालिफिकेशन किया, जिसमें he is now going to manufacture the magnetron. Magnetron is used to have perfect alignment of all these very precise equipment. तो वो पहले इंपोर्ट ही होता था, बड़ी मशीन होती है, काफ़ी बड़ी मशीन होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में होगी। फिर कितना डीप जा रहा है इसका सप्लाई चेन, वो भी आपके जानने में आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। आज एप्पल की 64 फैक्ट्रीज हो गई इंडिया में। 64 suppliers are there which finally supply to subsystem, main system, then finally to the mobile phone manufacturer. और इंक्लूडिंग प्लेसेस जैसे झारखंड के अंदर भी एक सप्लायर है, राइट? सो एक बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट देश भर में दिखाई दे रहा है। तीसरा, आप देखोगे इस कंप्लीट वैल्यू चेन में जब काम करते हैं तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट न केवल इलेक्ट्रॉनिक्स बल्कि दूसरे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में भी पड़ने लगता है। फॉर एग्जांपल, जब इसकी डिमांड के कारण मशीन्स की डिमांड बढ़ती है
तो जैसे एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग में डिमांड बढ़ी, तो वो जो मशीन मेकर्स हैं, पहले मशीन्स कहीं से इंपोर्ट करते थे, अब आज उनके पास खुद की डिमांड इतनी हो गई देश में कि वो आप भारत में ही मैन्युफैक्चर करें। लास्ट पॉइंट इसमें, एक एक फैक्ट्री में 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, और एक फैक्ट्री तो ऐसी भी जिसमें 40,000 वर्कर्स सिंगल फैक्ट्री में, और इसमें ज़्यादातर हमारे गांव की बहनें और बेटियां, रूरल एरियाज से विमेन वर्कर्स बहुत अच्छी ट्रेनिंग लेके बहुत अच्छा प्रिसीजन का काम करती हैं। और लास्ट पॉइंट, आप इसमें देखोगे ये एक ऐसा सेक्टर है जिस सेक्टर में पोल्यूशन का कोई स्कोप नहीं है, बहुत ही क्लीन मैन्युफैक्चरिंग है कंप्लीट। आप इस फैक्ट्री में अगर कभी भी जाओ, इसकी फैक्ट्री में, तो आपको लगेगा कि इट्स लिटरली लाइक एन ऑफिस। एक और पॉइंट, आज लैपटॉप्स और सर्वर्स की मैन्युफैक्चरिंग इज नाउ गोइंग ऑन इन थाउजेंड्स एवरी मंथ। एक मैन्युफैक्चरर ऐसा भी है देश में अभी जो 4,000 सर्वर्स एवरी मंथ मैन्युफैक्चर करके शिप आउट कर रहा है, एंड दे हैव स्टार्टेड डिजाइनिंग ऑल्सो। देखो कितना डीप जा रहा है वैल्यू चेन, इस डेप्थ को आप समझो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना बड़ा डेवलप हुआ है। आज बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स जो पहले असेंबली चालू किए, फिर उसको डीपन गए, डीप होते होते और उसमें अब कंपोनेंट्स में जा रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने डिज़ाइन की टीम्स भी बनाई है। एक मैन्युफैक्चरर है जिसने करीब 50 लोगों की डिज़ाइन की टीम बनाई है, अनदर वन विच हैज़ अ टीम ऑफ अबाउट 100 डिज़ाइन इंजीनियर्स। तो इसका सिग्निफिकेंट बेनिफिट देश को मिल रहा है। देखो दुनिया में हाईएस्ट वैल्यू एडिशन अगर किसी देश में है, बिकॉज दीज आर ऑल ग्लोबल वैल्यू चेन्स, राइट, ये ग्लोबल वैल्यू चेन्स बहुत ही स्प्रेड आउट होती है। हाईएस्ट अगर कहीं होता है तो 38% के आसपास का होता है, एंड वी विल बी अप्रोचिंग दैट विद दिस स्कीम। थैंक यू। मे आई सर? एक सज्जन रह गए, 71 बताएं सर। हाउ टू अप्लाई फॉर द सब्सिडी सर, और जिन्होंने एक बार सब्सिडी ले ली है क्या वो कंपनियां भी अप्लाई करेंगी? बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट। और जिन्होंने पहले सब्सिडी बेनिफिट ले चुकी है वो कंपनियों के लिए भी? ना, हर एक जगह इंक्रीमेंटल पे ही। ये हाथ में लेके देखना यारों। फैसलों की जानकारी थे। 5 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पहला फैसला इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में 5 गुना उत्पादन बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में युवाओं के लिए नए मौके देने की दिशा में ये बड़ा फैसला है। तकरीबन 91,000 से ज्यादा नई नौकरियों का सृजन होगा। दूसरा अहम फैसला बिहार के संदर्भ में कोसी मीची नदी जोड़ने की परियोजना, कोसी मीची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट है। ये तकरीबन 6,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार होगा ये नदी जोड़ो परियोजना। तीसरा फैसला किसानों के हित में ही लिया गया फैसला है। ये खरीफ सीजन के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड उर्वरकों, फॉस्फेटिक और पोटैशिक उर्वरकों पर सब्सिडी को मंजूरी दी गई। चौथा फैसला बिहार में बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर 120 किलोमीटर के 4 लेन कॉरिडोर, जिसमें पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी गई है। ये पूरा कॉरिडोर 2 चरणों में पूरा होगा। पांचवा फैसला सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त डीए 2% बढ़ा दिया गया है। तो ये कुछ अहम फैसले थे जो लिए गए आज कैबिनेट में। आइए अब रुक करते हैं अन्य खबरों की तरफ। थाईलैंड और म्यांमार में आए भूकंप के बारे में आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद।
मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। थाईलैंड और म्यांमार के कई भागों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार म्यांमार में रिक्टर पैमाने पर 7.7 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। म्यांमार में तीव्र झटकों के बाद 6 क्षेत्रों और राज्यों में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे और जर्मनी के GFZ सेंटर फॉर जियोसाइंस ने कहा है कि भूकंप का केंद्र म्यांमार था। म्यांमार में इस वक्त कई हिस्सों में अशांति है, इसके कारण यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। साथ ही ऐसे इलाकों में सेना किस तरह के राहत कार्य कर पाएगी, इसको लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जहां सैकड़ों लोग इमारतों से बाहर निकल आए। थाईलैंड के रक्षा मंत्री ने बताया कि भूकंप में निर्माणाधीन ऊंची इमारतें ढहने से वहां 90 लोग लापता हो गए हैं, जबकि 3 की मौत हो गई है। बैंकॉक में भारतीय दूतावास और चियांग माई में वाणिज्यिक दूतावास के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। भारतीय दूतावास के अनुसार अभी तक किसी भी भारतीय नागरिक के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। सभी आपात स्थिति में थाईलैंड में भारतीय नागरिकों को आपातकालीन नंबर +6661 881 9218 पर संपर्क करने की सलाह दी गई है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के कई भागों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद की स्थिति से चिंतित हूं। सभी की सुरक्षा और खुशहाली के लिए प्रार्थना करता हूं। भारत हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। इस संबंध में हमने अपने अधिकारियों से तैयार रहने को कहा है। साथ ही विदेश मंत्रालय से म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों के साथ संपर्क में रहने को कहा है। राज्यसभा में आज बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डिजिटल क्रॉप डेटा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसानों का डेटा निजी है, वो चाहे तो साझा कर सकते हैं, चाहे तो नहीं। उनके डेटा की सुरक्षा को मजबूत किया गया है। किसानों का डेटा संकलन करने वाली कंपनियों को डेटा प्राप्त करने के लिए उन्हें सरकार के द्वारा बनाए गए प्रावधानों का पालन करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अनेक प्रयास कर रही है और वह इस काम में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। किसानों का डेटा जो है ये निजी डेटा है। जब तक किसान डेटा साझा करने के लिए अपनी स्पष्ट सहमति नहीं देता, तब तक इसे साझा नहीं किया जाएगा। एग्रीस्टेक सहमति का प्रावधान इसको और मजबूती प्रदान करता है। किसान को डेटा के साझाकरण पर सीधा नियंत्रण, मतलब वो चाहेगा तो सहमति देगा डाटा किसी के साथ शेयर करने की, वो चाहेगा तो सहमति नहीं देगा। किसान सहमति दे के अपनी सहमति रद्द करने का काम भी कर सकता है। और इसलिए डेटा की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के और उनका दुरुपयोग रोकने के लिए डाटा चाहने वाली एजेंसियों को पंजीकरण के दौरान सरकार के समस्त डेटा और सुरक्षा नियमों और अधिनियमों का माननीय उपसभापति जी पालन करना ही होगा। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद को बताया कि साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार काम कर रही है। सरकार ने साइबर हमलों से निपटने के लिए व्यापक तकनीकी और कानूनी उपाय किए हैं। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए लोगों में जागरूकता भी पैदा कर रही है। कानूनी मोर्चे पर संसद ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम पारित किया है और मौजूदा आईटी कानूनों में प्रावधानों को भी मजबूत किया है। इसके अलावा नए भारतीय न्याय संहिता अधिनियम में साइबर अपराधों के लिए दंड के प्रावधान हैं। उन्होंने कहा कि तकनीकी पक्ष पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर अपराधों से समन्वित और प्रभावी तरीके से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र बनाया है और इसके अच्छे परिणाम मिले हैं। उन्होंने बताया कि भारत के पास एक मजबूत साइबर सुरक्षा नीति है और इसे बहुत सावधानी से लागू किया जा रहा है और यही वजह है कि वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंकिंग 30 से 40 से सुधरकर अब शीर्ष 10 में आ गई है।
हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को किस तरह से फेस करें, इसके लिए सरकार ने बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल, टेक्निकल और अवेयरनेस के माध्यम से सभी नागरिकों को इसके लिए तैयार करने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, लीगल तरीके से काम करने के लिए पहले तो एक डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट सदन से पास हुआ है और उससे बहुत बड़े अच्छे प्रावधान आए। कई तरह के जो आईटी एक्ट के अंदर प्रावधान है उनको मजबूत किया गया है। साथ ही साथ जो भारत की नई न्याय संहिता बनी है उसमें भी नए प्रावधान किए गए, जिसमें साइबर क्राइम्स को, जहां पर भी साइबर क्रिमिनल्स कुछ अटेम्प्ट करते हैं उनके ऊपर बड़ा पनिशमेंट हो, वो व्यवस्था की गई है सेक्शन 111। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। राज्यसभा की आज की कार्रवाई की शुरुआत राणा सागा को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के साथ हुई। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में मर्यादित आचरण करने की बात कही। उन्होंने कहा कि राणा सागा एक वीर योद्धा थे, उन्होंने युद्ध में अपना एक हाथ गंवा दिया था। Rana Sanga was such a venerable figure. He lost his one hand, he lost his one leg, he lost half of his body fighting valiantly. And symbol of chivalry, symbol of patriotism, symbol of nationalism, and to the last drop in his body, he fought. I saw it as a child. For 6 years, the fort was in front of my house, at a distance, but visible. I would urge everyone, we have heroes all over. We have Shivaji, we have Rana Sanga, we have Maharana Pratap, number of them and in every communities we have, every community. We have Birsa Munda, means anyone. I would therefore want this house to unanimously endorse that as members of this house, we will maintain highest rectitude when it comes to sensitive issues. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राणा सांगा को लेकर जो वक्तव्य दिया गया वो खेदजनक है। किसी को भी देश के हीरो का अपमान करने का हक नहीं है। देश का हीरो को अगर इंसल्ट करता है तो मैं नहीं मानता हूं कि ये मुद्दा सिर्फ हमारे रामजीलाल सुमन जी का अकेला का है। वो बहुत सीनियर एमपी है, हम लोग लोकसभा में भी साथ रहे हैं, कई साल पहले भी यहाँ आए हैं। इसको मैं इज्जत देता हूं व्यक्तिगत तौर पर, एक साथी के तौर पर। लेकिन जो राणा सांगा को लेकर के जो वक्तव्य दिया, अगर यहाँ से हटा भी दिया, वो बाहर सोशल मीडिया और न्यूज़ में तो वो तो बिल्कुल चल रहा है और सुन के किसी को कैसे मंजूर होगा जो भाषा और जिस लहजे में माननीय सदस्य जी ने राणा सांगा के बारे में बोला है। इसलिए मैं आपके बात को सहमत करते हुए मेरा तरफ से ये दरखास्त है, हम लोग आपका स्टेटमेंट को, ऑब्जर्वेशन को एंडोर्स करते हुए विशेष करके जो इंडी गठबंधन है कि नेता कांग्रेस पार्टी को भी मैं अनुरोध करता हूं, आप भी खुले तौर पर ऐसे स्टेटमेंट को खंडन कीजिए और चेयरमैन साहब ने जो ऑब्जर्वेशन किया है, कोई भी रीजन, कोई भी जाति का नेशनल हीरो को अपमान नहीं करना चाहिए, देश में भी और इस सदन में भी। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस विषय पर कहा कि जो विषय है उसके दो पहलू हैं। रामजीलाल सुमन ने अमर्यादित बोले हैं, पहले तो बोला फिर उसको दोहराया। उन्होंने देश को बांटने वाली बात कही है। इक्वली निंदनीय है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, इतने वरिष्ठ राजनेता होने के बावजूद
इसको एक ऐसा ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं जो बार बार ये करते हैं। इस सदन में कई बार हमने देखा है कि जात पात पे देश को बंटवारा करना, जात पात पर लोगों के बीच में गलत भ्रमित करना, फॉल्स नैरेटिव बनाना, ये जो खड़गे जी का बार बार करने की कोशिश होती है वो भी उतनी ही निंदनीय है। अब समय आ गया है दुनिया को, देश को इस सदन से एक मैसेज जाए, इस सदन से एक आवाज गूंजे कि पूरा सदन एक आवाज में, एक स्वर में रामजी लाल सुमन जी के वाक्य को, उनके जो बात उन्होंने कही है उसको कंडेम करता है, उसको निंदनीय मानता है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ सांसद राधा मोहन दास ने कहा कि रामजी लाल सुमन ने जो भी कहा वो सोच समझकर कहा और उन्हें उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। अगर ये स्पष्टीकरण दिया होता कि मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था और कह दिया होता कि मैंने जो कुछ कहा मैं उसके लिए शर्मिंदगी महसूस करता हूं और पूरे देश से माफ़ी मांगता हूं, बातें उसी दिन ख़त्म हो गई होती हैं। आश्चर्य की बात है, माननीय सांसद जी का बयान आया, मैं मरते मरते मर जाऊंगा लेकिन मैं अपनी बात वापस नहीं लूंगा। जब तक जीवित रहूंगा तब तक मैं इस बात को वापस नहीं लूंगा। यह बताता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था सोच समझ के कहा था, होशो हवास में कहा था, नियोजित तरीके से कहा था और यह जो संपूर्ण इंडी ठगबंधन है, यह इस इंडी ठगबंधन की मानसिकता को द्योतक करता है। मेवाड़ राजघराने से जुड़ी और भारतीय जनता पार्टी की सांसद महिमा कुमारी का कहना है कि समाजवादी सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा जैसे महापुरुष का अपमान किया है। डीडी न्यूज संवाददाता नीरज सिंह से एक्सक्लूसिव बात करते हुए उन्होंने कहा कि राणा सांगा हमेशा मुगलों के खिलाफ लड़ते रहे, वो देश के लोगों का स्वाभिमान है। समाजवादी पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन पर उनके बयानों को लेकर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेवाड़ से सांसद महिमा कुमारी जी इस समय हमारे साथ हैं। मैडम, विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है राणा सांगा पर और रामजी लाल सुमन ने कहा कि वो माफ़ी नहीं मांगे। ये तो मेरे ख्याल से पूरे भारत को इतिहास के बारे में जो पता है और इतिहास की बात उनको नहीं करनी चाहिए, और उनको नहीं पता है तो वो जो सदन में महाराणा सांगा के लिए इतने हल्के शब्द, गलत शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, वो कहाँ बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, उनको ये नहीं पता। और अगर सदन में ही कार्रवाई हो जाती तो ये बात नीचे तक नहीं आती और लोगों में इतना आक्रोश नहीं होता। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर उन्होंने गलत किया है तो मैं यही, चाहे प्रधानमंत्री हैं, हमारे होम मिनिस्टर हैं और जो अध्यक्ष हैं राज्यसभा के, मैं यही कहना चाहूँगी कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारे इतिहास के लिए, हमारे देश के लिए लोगों ने बलिदान दिया है। और जो ये मेवाड़ परिवार है और मेवाड़ के लोगों ने हमेशा से 1500 वर्षों से ये लड़ाई रही है। आप देख लीजिए, चाहे बप्पा रावल हो, चाहे महाराणा सांगा ने बाबर से, इब्राहिम लोदी से लड़ाई की है, और महाराणा प्रताप ने अकबर के साथ, और महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के साथ। और आप उन लोगों के बारे में इतना गलत बोल रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखा जाए तो यहाँ सांसद में बाहर महाराणा प्रताप की जो उनके वंशज है उनकी स्टैचू बनी हुई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जिस तरीके से हमला हुआ है उनके घर पे वो ठीक नहीं है। आप किसी महान पुरुष के बारे में ऐसा बोल रहे हैं तो वो क्या हमला गलत नहीं है? जिन लोगों ने बलिदान दिया है इस देश के लिए वो हमला नहीं है। और अगर आप उन लोगों पे हमला करेंगे तो आज सामने कौन खड़ा होगा? आज हम यंग जनरेशन को क्या सिखा रहे हैं? आप सदन की गरिमा को इतने नीचे स्तर में लेके जा रहे हैं और वहां से आप जोड़ने नहीं, आप तोड़ने की बात कर रहे हैं। जिन महाराणा सांगा या महाराणा प्रताप ने 3600 कौमों को जोड़ने की बात की थी और सब मिलकर स्वतंत्र रूप से लड़ाई लड़ी थी, आप उनके खिलाफ ऐसी गलत और हल्के शब्द बोल रहे हैं। राणा सांगा का एक पूरे देश के अंदर, तमाम समाज के अंदर एक सम्मान है और रामजी लाल सुमन को न केवल माफ़ी मांगनी है बल्कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। कैमरामैन नेगी के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। विदेश की धरती पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी ने विवाद खड़ा कर दिया है।
दरअसल ममता बनर्जी लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केलोंग कॉलेज में भाषण देने पहुंची थी। भाषण के दौरान स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI के छात्र नेताओं ने ममता से आरजी कर मेडिकल कॉलेज से जुड़े मुद्दे पर सवाल किए, साथ ही उनके भाषण का विरोध किया। SFI UK के छात्रों ने गो बैक के नारे लगाए। छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर ममता बनर्जी ने नाराज होकर अपने राज्य के शासन मॉडल की बात की। उन्होंने कहा कि उनके शासन मॉडल में भेदभाव की अनुमति नहीं है और वो समाज के सभी वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता देती हैं। वहीं SFI UK ने एक बयान में विरोध प्रदर्शनों की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उन्होंने ममता बनर्जी के झूठ का विरोध किया है और सामाजिक विकास के सबूत मांगे, जिसका ममता बनर्जी अग्रणी होने का दावा करती हैं। छात्र नेताओं ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने ममता बनर्जी और TMC के भ्रष्ट अलोकतांत्रिक शासन के विरोध में अपनी आवाज उठाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ब्रिटेन यात्रा और उनके बयान पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी आरजी कर कॉलेज में जो हुआ उसका जवाब देना होगा। वहां के लोग भी ममता से इस मामले में जवाब चाहते हैं। ममता बनर्जी लंदन जा रहे हैं, भाषण देंगे तो वहाँ के लोग पूछेंगे आरजी कर में क्या हुआ। आज आरजी कर जैसा घटना तो पूरा बंगाल में हो रही है। महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं, सबसे नाबालिग शादी लड़कियों की बंगाल में हो रही है। हजारों लड़कियां प्रेग्नेंट है, अंडर एज। क्यों हो रहा है, ये क्या चल रहा है समाज में, ये सबको मालूम है। तो वो अगर प्रश्नों कोई करेगा उत्तर देना है, आप बिगड़ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, कौन छोड़ेगा आपको। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल CV आनंद बोस को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वह पश्चिम बंगाल सरकार को मालदा जिले के मुथाबारी में सनातनी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए CAPF तैनात करने का निर्देश दें। दरअसल पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर ममता सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के मुथाबाड़ी इलाके में सांप्रदायिक तनाव ने हिंसक रूप ले लिया है। उपद्रवियों ने कई दुकानों और घरों को निशाना बनाया, खासकर हिंदुओं की दुकानों और घरों पर हमले किए गए हैं। मालदा हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। सुकांत मजूमदार ने कहा कि हिंसक भीड़ ने हिंदुओं के घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की। ममता बनर्जी की सरकार मूक दर्शक बनकर देखती रही। ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति की कीमत है हिंदुओं के लिए अराजकता, भय और अन्याय। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की है। दिल्ली पुलिस की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया गया है कि सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को लेकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। आज कोर्ट में पुलिस की ओर से इसको लेकर रिपोर्ट दाखिल की गई। अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। कोर्ट में दायर शिकायत में आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल पूर्व आप विधायक गुलाब सिंह द्वारा और द्वारका की पार्षद रही नितिका शर्मा ने दिल्ली में विभिन्न जगहों पर बड़े आकार के होर्डिंग लगाकर जानबूझकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है। इस पर कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। उधर संभल में अलविदा जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। धरती से लेकर आसमान में पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है। आज संभल की शाही जामा मस्जिद में रमजान महीने के अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई। संभल जिले की 11 जोन और 18 सेक्टरों में बांटा गया है। इसके साथ ही मजिस्ट्रेट समेत वरिष्ठ अधिकारी सड़कों पर भ्रमण कर रहे हैं। सुरक्षा के लिए PSC और RAF की 10 कंपनियां तैनात की गई हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से सड़कों पर, छतों पर नमाज न अदा करने की अपील की गई है। अलविदा जुमा के लिए पहले चूँकि हर जुमे पर ही मजिस्ट्रेट की तैनाती होती रही है यहाँ पर, तो चूँकि ये आखिरी जुमा है रमज़ान माह का और संवेदनशीलता को देखते हुए 16 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। क्षेत्रीय लेखपाल, राजस्व निरीक्षक सभी को क्षेत्र में डिप्लॉय किया गया है कि वो क्षेत्र में चक्रमणशील रहेंगे। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर काली पट्टी बांधकर अलविदा की नमाज अदा करने को JPC अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने गलत बताया है। उनका कहना है कि विरोध वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर है। ऐसे में रमजान के पवित्र महीने में अल्लाह की इबादत काली पट्टी बांधकर करना सही नहीं है। इस मुद्दे पर जगदम्बिका पाल से हमारे संवाददाता शैलेन मिश्र ने की बात। JPC के चेयरमैन जगदम्बिका पाल हमारे साथ हैं। वक्फ बोर्ड पर जो JPC बनी थी, सर अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है कि अलविदा नमाज काली पट्टी पहनकर। देखिए, अलविदा की नमाज एक पूरे रमजान के महीने में सबसे पवित्र दिन उनके लिए होता है। आखिरी जुमे की नमाज है और आज अल्लाह के नाम पे, गॉड के नाम पे उनको प्रेयर करते हैं ऑस्पिशियस।
और आज फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहे कि पट्टी बांध के जाइए, तो पट्टी होता है कि किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट, तो आज जा रहे हैं गॉड के नाम पे आप प्रेयर करने, और पट्टी क्या गॉड के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। और अगर उसके खिलाफ नहीं जा रहे हैं तो आप राजनीति कर रहे हैं। अभी अमेंडेड बिल आया नहीं सदन में, और उसके बाद आप अभी जंतर मंतर पे धरना कर रहे हैं, पटना में कर रहे हैं, और फिर कम से कम इस विश्वास है कि दूसरे टर्म में भी हम उसी गति से आगे बढ़ेंगे। मेरे शरीर का हर कण, मेरे समय का हर क्षण देश को ही समर्पित है। मैं गुजारिश करूंगा माय होम ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर रामेश्वर राव जी से कि वो शॉल के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। Can we please have the shawl on stage? अब मैं वेलकम स्पीच के लिए इनवाइट करना चाहती हूं माय होम ग्रुप के वाइस चेयरमैन मिस्टर रामू राव को ऑन स्टेज। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, respected Chairman Dr. Rameshwar Garu, ladies and gentlemen, I deem it my proud privilege to welcome our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to the third edition of TV9 What India Thinks Today Summit. Thank you, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, for taking time out from very busy schedule to grace the occasion as the chief guest and deliver the summit keynote address. Your vision for inclusive growth and a world where war isn't an option is now part and parcel of the global lexicon. The world looks up to India under your leadership to navigate these extremely turbulent times. As a young entrepreneur, I'm deeply enthused by the manner in which aspirations of 1.4 billion Indians are being channelized into shaping India as a driver of world economic growth. The World Bank has said that India is set to dominate the global economic landscape, maintaining its status as the fastest growing large economy for the next 2 fiscal years. The IMF too has endorsed the India growth story. The extraordinary momentum is credited to the transformational policy making over the last decade. The Union government, under the leadership of Honorable Prime Minister Ji, Shri Narendra Modi Ji, has implemented a series of visionary schemes and initiatives aimed at propelling the nation towards sustained economic growth and global leadership. From infrastructure development under the PM Gati Shakti National Master Plan to fostering innovation through initiatives like Startup India and the Production-Linked Incentive Scheme, these reforms are transforming sectors such as manufacturing, digital economy, and financial inclusion. It is heartening to note that Honorable Prime Minister Shri Modi Ji is pushing for Digital India is fast becoming a template for even some developed countries, where the India stack is now being eagerly adopted. For me and millions like me who have a commitment to the India story, it is the most opportune time to skill up, scale up, and speed up the growth curve. At my home group, the motto is to align our business goals with nation building. Accordingly, for us, the larger public good prevails over the profit imperative. I've learned these values from my father, Dr. Rameshwar Garu, whose own entrepreneurial journey has been inspired by his deep spiritual foundation. Honorable Prime Minister, sir, your unwavering faith in young India, like a lot of people like me, and your clarion call for pivoting to job givers from job seekers is a paradigm shift in the entrepreneurial journey of India. Thanks to you, sir, what India thinks today is a new era of stability, growth, and equity. Thank you, one and all.
थैंक यू वेरी मच रामू जी। मैं अब गुजारिश करूंगी कि आप हमारे एक स्पेशल प्रेजेंटेशन के लिए मंच पर प्लीज, इफ यू कैन प्लीज कम बैक ऑन स्टेज, अगर आप मंच पर आ जाए, बिकॉज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द कल्मिनेशन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट फुटबॉल टैलेंट हंट फॉर यंग बॉयज एंड गर्ल्स, द न्यूज़ 9 हंट फॉर टाइगर्स एंड टाइग्रेसेस. Our global partners in this national scouting program were Austria's RISPO, the German Football Association, Bundesliga, VfB Stuttgart, the International Football Institute of Germany, and technology company Steiker Labs, technical partner Sudeva FC. आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि टैलेंट हंट में 15,000 स्कूलों के 50,000 से ज्यादा बच्चों को कवर किया गया है. And today, the 28 final winners of News 9 Tigers and Tigresses will get to meet with the Honorable Prime Minister of India himself and seek his blessings. Before these children come on the stage, I would like to invite TV9 Network's MD, Mr. Barun Das, whole-time director, TV9 Network, Mr. Hemant Sharma, Ambassador of Austria to India, Ms. Katharina Weiser, Board Member and Chief Marketing Officer of VfB Stuttgart, Mr. Ruven Kasper, and Advisor, Bundesliga, Mr. Peter Liebel, on stage as well. Can I please request you all to come on stage? A huge round of applause for our very special guests. Can you please come on stage? This way, please. And we now invite our young football champions to come up on the stage. Let's encourage them, invite them here. Put your hands together for these very bright, talented young children. I think these children deserve a louder round of applause. Come on, this is India's future right here with you. जोरदार तालियों से, जोरदार तालियों से. Thank you very much. बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया आपका. And imagine 5, 10, 15, 20 years from now, you'll have this picture with the Prime Minister of India. Thank you very much. Thank you to all of our guests. Can I please request Mr. Barun Das to please stay on stage and deliver his opening speech. Our Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, respected Chairman of My Home Group, promoters of TV9 Network, Dr. Rameshwar Rao ji, other esteemed guests from India and abroad, ladies and gentlemen, boys and girls. It is my privilege to welcome you all to the third edition of What India Thinks Today Summit, which begins with a keynote address from the Honorable Prime Minister. As we all know, at the core of Modi ji's vision is India First. To realize his goal of Viksit Bharat by 2047, I understand, sir, that you are focusing a bit more on 3 constituencies. I take the liberty to express that. These constituencies are the youth of India, the women of India, and the Indian diaspora. I have always maintained that women empowerment and women-led development should be the foundation of anything that we do as a society. So today,
we have turned our focus to the other two constituencies. As far as the global diaspora is concerned, we at TV9 Network have initiated our engagement last year in the News 9 Global Summit at Stuttgart, Germany, which will be bigger and better in October later this year. We also have two more geographies on our radar, the UAE and the US for News 9 Global Summit. These are initiatives that precede TV9 Network's global expansion under the guidance of our chairman, Dr. Rameshwar Rao. Today, we have 5 international locations: London, Abu Dhabi, Melbourne, Munich, and Paris. The members of the Indian diaspora have gathered there already to watch the Honorable PM's keynote address live. Our second constituency is the youth. I have observed that whenever the Honorable Prime Minister interacts with the children, there's a unique chemistry at play. That makes me wonder, sir, whether you love the children more or the children love you more. Today, you have just witnessed this unique chemistry. By the way, those of you been wondering that why football? 9 months ago, when we initiated this national scouting program for young footballing talent called the Hunt for India's Tigers and Tigresses, I drew my inspiration from Swami Vivekananda. He once famously said that you will be nearer to heaven through football than through the study of Gita. These 28 boys and girls who have been chosen to train in Austria and Germany will fly out day after. But today, these talented children got the opportunity of a lifetime to meet you, Prime Minister, sir, and seek your blessings. I have no doubt that these young tigers and tigresses, some of them, if not all of them, will eventually bring glory to our country. Modi ji, on behalf of our network, I would like to reaffirm with all humility that we will stay committed to your vision of India first with many such initiatives. But sir, that said, it is quite evident that when you say India first, you never mean India only. Friends, I'm sure all of you have heard Prime Minister's recent conversation with Lex Friedman. Stunning as it was for the variety and depth of subjects it covered, for me personally, it was a masterclass in life and leadership. As I listened to Modi ji's deep thoughts on everything, from spirituality to geopolitical discord, I was reminded once again of the great Swami Vivekananda, who similarly spoke with such clarity and compassion. As you would all recall, the famous speech of Swami Vivekananda in 1983 at the World's Parliament of Religions in Chicago. It was the first time an Indian inspired the entire world with our value of universal love and brotherhood. So what is it about this great men that gives them this universal appeal? This is again my personal viewpoint. To my mind, all the great leaders, they demonstrate 3 unique qualities. 1, high level of intellect that enables them to predict the future from reading current and past trend. 2, they all spoke from their heart with eloquence, and hence their words resonated across the world. And 3, they all pursued a higher sense of purpose, which is global good. When I listen to the Prime Minister, I find in his words repeated articulation of a universal vision for shared and collective prosperity. His insistence that leadership is all about serving people makes him a man who has the ear and trust
of global leaders even when they are at war with each other. Today, the world sees India as a universal friend, Vishwabandhu. And the Honorable Prime Minister is no doubt is the tallest and most admired statesman in the world today. Napoleon Bonaparte, though I agree that he himself couldn't live up to it to that extent, has once said, "The heart of a statesman should be in his head." Sir, your actions have demonstrated that without any doubt to a world who is keenly watching. We are grateful, sir. You've chosen to grace this summit with your presence this evening. With that, let me make way for what all of you have been eagerly waiting, the summit keynote address by none other than the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. श्रीमान रामेश्वर गारू जी, रामू जी, वरुण दास जी, टीवी 9 की पूरी टीम, मैं आपके नेटवर्क के सभी दर्शकों का, यहां उपस्थित सभी महानुभावों का अभिनंदन करता हूं। इस समिट के लिए बधाई देता हूं। टीवी 9 नेटवर्क का विशाल रीजनल ऑडियंस है और अब तो टीवी 9 का एक ग्लोबल ऑडियंस भी तैयार हो रहा है। इस समिट में अनेक देशों से इंडियन डायस्पोरा के लोग विशेष तौर पर लाइव जुड़े हुए हैं। कई देशों के लोगों को मैं यहां से देख भी रहा हूं, वे लोग वहां से वेव कर रहे हैं। हो सकता है मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहां नीचे स्क्रीन पर हिंदुस्तान के अनेक शहरों में बैठे हुए सब दर्शकों को भी उतने ही उत्साह उमंग से देख रहा हूं। मेरी तरफ से उनका भी स्वागत है। साथियों, आज विश्व की दृष्टि भारत पर है, हमारे देश पर है। दुनिया में आप किसी भी देश में जाएं, वहां के लोग भारत को लेकर एक नई जिज्ञासा से भरे हुए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो देश 70 साल में 11वें नंबर की इकोनॉमी बना, वो महज 7-8 साल में 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया। अभी आईएमएफ के नए आंकड़े सामने आए हैं। वो आंकड़े कहते हैं कि भारत दुनिया की एकमात्र मेजर इकोनॉमी है जिसने 10 वर्षों में अपने जीडीपी को डबल किया है। बीते दशक में भारत ने
2 लाख करोड़ डॉलर अपनी इकोनॉमी में जोड़े हैं। जीडीपी का डबल होना सिर्फ आंकड़ों का बदलना मात्र नहीं है, इसका इंपैक्ट देखिए। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और ये 25 करोड़ लोग एक नियो मिडिल क्लास का हिस्सा बने हैं। ये नियो मिडिल क्लास एक प्रकार से नई जिंदगी शुरू कर रहा है, ये नए सपनों के साथ आगे बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है और उसको वाइब्रेंट बना रहा है। आज दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी हमारे भारत में है। ये युवा तेजी से स्किल्ड हो रहा है, इनोवेशन को गति दे रहा है और इन सब के बीच भारत की फॉरेन पॉलिसी का मंत्र बन गया है इंडिया फर्स्ट। एक जमाने में भारत की पॉलिसी थी सबसे समान रूप से दूरी बनाकर चलो, इक्वी डिस्टेंस की पॉलिसी। आज के भारत की पॉलिसी है सबके समान रूप से करीब होकर चलो, इक्वी क्लोजनेस की पॉलिसी। दुनिया के देश भारत की ओपिनियन को, भारत के इनोवेशन को, भारत के एफर्ट्स को जैसा महत्व आज दे रहे हैं वैसा पहले कभी नहीं हुआ। आज दुनिया की नजर भारत पर है। आज दुनिया जानना चाहती है व्हाट इंडिया थिंक टुडे। साथियों, भारत आज वर्ल्ड ऑर्डर में सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा बल्कि फ्यूचर को शेप और सिक्योर करने में योगदान दे रहा है। दुनिया ने ये कोरोना काल में अच्छे से अनुभव किया है। दुनिया को लगता था कि हर भारतीय तक वैक्सीन पहुंचने में ही कई साल लग जाएंगे, लेकिन भारत ने हर आशंका को गलत साबित किया। हमने अपनी वैक्सीन बनाई, हमने अपने नागरिकों का तेजी से वैक्सीनेशन कराया और दुनिया के 150 से अधिक देशों तक दवाएं और वैक्सीन भी पहुंचाई। आज दुनिया, और जब दुनिया संकट में थी तब भारत की ये भावना दुनिया के कोने कोने तक पहुंची कि हमारे संस्कार क्या है, हमारा तौर तरीका क्या है। साथियों, अतीत में दुनिया ने देखा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब भी कोई वैश्विक संगठन बना उसमें कुछ देशों की ही मोनोपोली रही। भारत ने मोनोपोली नहीं बल्कि मानवता को सर्वोपरि रखा। भारत ने 21वीं सदी के ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के गठन का रास्ता बनाया और हमने ये ध्यान रखा कि सबकी भागीदारी हो,
सबका योगदान हो। जैसे प्राकृतिक आपदाओं की चुनौती है, देश कोई भी हो, इन आपदाओं से इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान होता है। आज ही म्यांमार में जो भूकंप आया है, आप टीवी पर देखें तो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो रही है, ब्रिज टूट रहे हैं। और इसलिए भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI नाम से एक वैश्विक नया संगठन बनाने की पहल की। ये सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार करने का संकल्प है। भारत का प्रयास है प्राकृतिक आपदा से पुल, सड़कें, बिल्डिंग्स, पावर ग्रिड, ऐसा हर इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित रहे, सुरक्षित निर्माण हो। साथियों, भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए हर देश का मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। ऐसी एक चुनौती है हमारे एनर्जी रिसोर्सेज की। इसलिए पूरी दुनिया की चिंता करते हुए भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का समाधान दिया है, ताकि छोटे से छोटा देश भी सस्टेनेबल एनर्जी का लाभ उठा सके। इससे क्लाइमेट पर तो पॉजिटिव असर होगा ही, ये ग्लोबल साउथ के देशों की एनर्जी नीड्स को भी सिक्योर करेगा। और आप सबको ये जानकर गर्व होगा कि भारत के इस प्रयास के साथ आज दुनिया के 100 से अधिक देश जुड़ चुके हैं। साथियों, बीते कुछ समय से दुनिया ग्लोबल ट्रेड में असंतुलन और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चैलेंजेस का सामना कर रहा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भी भारत ने दुनिया के साथ मिलकर नए प्रयास शुरू किए हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC ऐसा ही एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट कॉमर्स और कनेक्टिविटी के माध्यम से एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट को जोड़ेगा। इससे आर्थिक संभावनाएं तो बढ़ेगी ही, दुनिया को अल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स भी मिलेंगे। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन भी और मजबूत होगी। साथियों, ग्लोबल सिस्टम्स को अधिक पार्टिसिपेटिव, अधिक डेमोक्रेटिक बनाने के लिए भी भारत ने अनेक कदम उठाए हैं। और यहीं पर ही भारत मंडपम में G20 समिट हुई थी। उसमें अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाया गया है। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। इसकी मांग लंबे समय से हो रही थी, जो भारत की प्रेसिडेंसी में पूरी हुई। आज ग्लोबल डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशंस में भारत ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज बन रहा है। इंटरनेशनल योगा डे, WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क, ऐसे कितने ही क्षेत्रों में भारत के प्रयासों ने नए वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है।
और ये तो अभी शुरुआत है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत का सामर्थ्य नई ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है। साथियों, 21वीं सदी के 25 साल बीत चुके हैं। इन 25 सालों में 11 साल हमारी सरकार ने देश की सेवा की है। और जब हम व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे उससे जुड़ा सवाल उठाते हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि पास्ट में क्या सवाल थे, क्या जवाब थे। इससे टीवी 9 के विशाल दर्शक समूह को भी अंदाजा होगा कि कैसे हम आत्मनिर्भरता से आत्मनिर्भरता तक, एस्पिरेशन से अचीवमेंट तक, डिस्परेशन से डेवलपमेंट तक पहुंचे हैं। आप याद करिए, एक दशक पहले गांव में जब टॉयलेट का सवाल आता था तो माताओं बहनों के पास रात ढलने के बाद और भोर होने से पहले का ही जवाब होता था। आज उसी सवाल का जवाब स्वच्छ भारत मिशन से मिलता है। 2013 में जब कोई इलाज की बात करता था तो महंगे इलाज की चर्चा होती थी। आज उसी सवाल का समाधान आयुष्मान भारत में नजर आता है। 2013 में किसी गरीब की रसोई की बात होती थी तो धुएं की तस्वीर सामने आती थी। आज उसी समस्या का समाधान उज्ज्वला योजना में दिखता है। 2013 में महिलाओं से बैंक खाते के बारे में पूछा जाता था तो वो चुप्पी साध लेती थी। आज जनधन योजना के कारण 30 करोड़ से ज्यादा बहनों का अपना बैंक अकाउंट है। 2013 में पीने के पानी के लिए कुएं और तालाबों की तक जाने की मजबूरी थी। आज उसी मजबूरी का हल हर घर नल से जल योजना में मिल रहा है। यानी सिर्फ दशक नहीं बदला बल्कि लोगों की जिंदगी बदली है। और दुनिया भी इस बात को नोट कर रही है, भारत के डेवलपमेंट मॉडल को स्वीकार रही है। आज भारत सिर्फ नेशन ऑफ ड्रीम्स नहीं बल्कि नेशन दैट डिलीवर्स भी है। साथियों, जब कोई देश अपने नागरिकों की सुविधा और समय को महत्व देता है तब उस देश का समय भी बदलता है। यही आज हम भारत में अनुभव कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पहले पासपोर्ट बनवाना कितना बड़ा काम था ये आप जानते हैं। लंबी वेटिंग, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस, अक्सर राज्यों की राजधानी में ही पासपोर्ट केंद्र होते थे। छोटे शहरों के लोगों को पासपोर्ट बनवाना होता था तो 1-2 दिन कहीं ठहरने का इंतजाम करके चलते थे। अब वो हालात पूरी तरह बदल गया है। एक आंकड़े पर आप ध्यान दीजिए, पहले देश में सिर्फ 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र थे। आज इनकी संख्या 550 से ज्यादा हो गई है। पहले पासपोर्ट बनवाने में, और मैं 2013 के पहले की बात करूं, मैं पिछली शताब्दी की बात नहीं कर रहा हूं। पासपोर्ट बनवाने में जो वेटिंग टाइम 50 दिन तक होता था वो अब 5-6 दिन तक सिमट गया है। साथियों, ऐसी ही ट्रांसफॉर्मेशन हमने बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखा है।
हमारे देश में 50-60 साल पहले बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, ये कहकर कि इससे लोगों को बैंकिंग सुविधा सुलभ होगी। इस दावे की सच्चाई हम जानते हैं। हालत ये थी कि लाखों गांवों में बैंकिंग की कोई सुविधा ही नहीं थी। हमने स्थिति को भी बदला है। ऑनलाइन बैंकिंग तो हर घर में पहुंचाई है। आज देश के हर 5 किलोमीटर के दायरे में कोई न कोई बैंकिंग टच पॉइंट जरूर है। और हमने सिर्फ बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का ही दायरा नहीं बढ़ाया, बल्कि बैंकिंग सिस्टम को भी मजबूत किया। आज बैंकों का एनपीए बहुत कम हो गया है। आज बैंकों का प्रॉफिट 1,40,000 करोड़ रुपए के नए रिकॉर्ड को पार कर चुका है। और इतना ही नहीं, जिन लोगों ने जनता को लूटा है, उनको भी अब लूटा हुआ धन लौटाना पड़ रहा है। जिस ईडी को दिन रात गालियां दी जा रही है, ईडी ने 22,000 करोड़ रुपए से अधिक वसूले हैं। ये पैसा कानूनी तरीके से उन पीड़ितों तक वापस पहुंचाया जा रहा है जिनसे ये पैसा लूटा गया था। साथियों, एफिशिएंसी से गवर्नमेंट इफेक्टिव होती है। कम समय में ज्यादा काम हो, कम रिसोर्सेज में अधिक काम हो, फिजूल खर्ची ना हो, रेड टैप के बजाय रेड कारपेट पर बल हो। जब कोई सरकार ये करती है तो समझिए वो देश के संसाधनों को रिस्पेक्ट दे रही है। और पिछले 11 साल से हमारी सरकार की बड़ी प्राथमिकता रहा है। मैं कुछ उदाहरणों के साथ अपनी बात बताऊंगा। साथियों, अतीत में हमने देखा है कि सरकारें कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिनिस्ट्रीज में एकोमोडेट करने की कोशिश करती थी, लेकिन हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही कई मंत्रालयों का विलय कर दिया। आप सोचिए, अर्बन डेवलपमेंट अलग मंत्रालय था और हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन अलग मंत्रालय था। हमने दोनों को मर्ज करके हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय बना दिया। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज अफेयर्स अलग था, विदेश मंत्रालय अलग था। हमने इन दोनों को भी एक साथ जोड़ दिया। पहले जल संसाधन नदी विकास मंत्रालय अलग था और पेयजल मंत्रालय अलग था। हमने इन्हें भी जोड़कर जल शक्ति मंत्रालय बना दिया। हमने राजनीतिक मजबूरी के बजाय देश की प्रायोरिटीज और देश के रिसोर्सेज को आगे रखा। साथियों, हमारी सरकार ने रूल्स और रेगुलेशंस को भी कम किया, उन्हें आसान बनाया। करीब 1500 ऐसे कानून थे जो समय के साथ अपना महत्व खो चुके थे, उनको हमारी सरकार ने खत्म किया। करीब 40,000 कंप्लायंसेस को हटाया गया। ऐसे कदमों से दो फायदे हुए। एक तो जनता को हैरेसमेंट से मुक्ति मिली और दूसरा सरकारी मशीनरी की एनर्जी भी बची। एक और एग्जाम्पल जीएसटी का है। 30 से ज्यादा टैक्सेस को मिलाकर एक टैक्स बना दिया गया है। इसको प्रोसेस के डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से देखें तो कितनी बड़ी बचत हुई है। साथियों, सरकारी खरीद में पहले कितनी फिजूल खर्ची होती थी, कितना करप्शन होता था, ये मीडिया के आप लोग आए दिन रिपोर्ट करते थे। हमने जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म बनाया। अब सरकारी डिपार्टमेंट इस प्लेटफॉर्म पर अपनी जरूरतें बताते हैं, इसी पर वेंडर बोली लगाते हैं और फिर ऑर्डर दिया जाता है। इसके कारण भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हुई है और सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी की जो व्यवस्था भारत ने बनाई है उसकी तो दुनिया में चर्चा है। डीबीटी की वजह से टैक्स पेयर के 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गलत हाथों में जाने से बचे हैं। 10 करोड़ से ज्यादा फर्जी लाभार्थी जिनका जन्म भी नहीं हुआ था, जो सरकारी योजनाओं का फायदा ले रहे थे, ऐसे फर्जी नामों को भी हमने कागजों से हटाया है। साथियों, हमारी सरकार टैक्स की पाई पाई का ईमानदारी से उपयोग करती है और टैक्स पेयर का भी सम्मान करती है। सरकार ने टैक्स सिस्टम को टैक्स पेयर फ्रेंडली बनाया है। आज आईटीआर फाइलिंग का प्रोसेस पहले से कहीं ज्यादा सरल और तेज है। पहले सीए की मदद के बिना आईटीआर फाइल करना मुश्किल होता था। आज आप कुछ ही समय के भीतर खुद ही ऑनलाइन आईटीआर फाइल कर पा रहे हैं और रिटर्न फाइल करने के कुछ ही दिनों में रिफंड आपके अकाउंट में भी आ जाता है। फेसलेस असेसमेंट स्कीम की टैक्स पेयर्स को परेशानियों से बचा रही है। गवर्नेंस में एफिशिएंसी से जुड़े ऐसे अनेक रिफॉर्म्स ने दुनिया को एक नया गवर्नेंस मॉडल दिया। साथियों, पिछले 10-11 साल में भारत हर सेक्टर में बदला है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है और एक बड़ा बदलाव सोच का आया है। आजादी के बाद के अनेक दशकों तक भारत में ऐसी सोच को बढ़ावा दिया गया जिसमें सिर्फ विदेशी को ही बेहतर माना गया। दुकान में भी कुछ खरीदने जाओ तो दुकानदार के पहले बोल यही होते थे, भाई साहब लीजिए ना, ये तो इंपोर्टेड है। आज स्थिति बदल गई है। आज लोग सामने से पूछते हैं, भाई मेड इन इंडिया है या नहीं है। साथियों, आज हम भारत की मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंसी का एक नया रूप देख रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही एक न्यूज आई है कि भारत ने अपनी पहली एमआरआई मशीन बना ली है। अब सोचिए, इतने दशकों तक हमारे यहां विदेशी एमआरआई मशीन ही नहीं थी। अब मेड इन इंडिया एमआरआई मशीन होगी तो जांच की कीमत भी बहुत कम हो जाएगी। साथियों, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान ने देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक नई ऊर्जा दी है। पहले दुनिया भारत को ग्लोबल मार्केट कहती थी, आज वही दुनिया भारत को एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रही है। ये सक्सेस कितनी बड़ी है, इसके उदाहरण आपको हर सेक्टर में मिलेंगे। जैसे हमारी मोबाइल फोन इंडस्ट्री है। 2014-15 में हमारा एक्सपोर्ट $1 बिलियन तक भी नहीं था, लेकिन एक दशक में हमने $20 बिलियन के फिगर से भी आगे निकल चुके हैं। आज भारत ग्लोबल टेलीकॉम और नेटवर्किंग इंडस्ट्री का एक पावर सेंटर बनता जा रहा है। ऑटोमोटिव सेक्टर की सक्सेस से भी आप अच्छी तरह परिचित है। इससे जुड़े कंपोनेंट्स के एक्सपोर्ट्स भी भारत में एक नई पहचान बना रहे हैं। पहले हम बहुत बड़ी मात्रा में मोटरसाइकिल पार्ट्स इंपोर्ट करते थे, लेकिन आज भारत में बने पार्ट्स यूएई और जर्मनी जैसे अनेक देशों तक पहुंच रहे हैं। सोलर एनर्जी सेक्टर ने भी सफलता के नए आयाम गढ़े। हमारे सोलर सेल्स, सोलर मॉड्यूल का इंपोर्ट कम हो रहा है और एक्सपोर्ट 23 गुना तक बढ़ गया है। बीते एक दशक में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी 21 गुना बढ़ा है। ये सारी अचीवमेंट्स देश की मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी की ताकत को दिखाती है। ये दिखाती है कि भारत में कैसे हर सेक्टर में नई जॉब्स भी क्रिएट हो रही है। साथियों, TV9 की समिट में विस्तार से चर्चा होगी, अनेक विषयों पर मंथन होगा। आज हम जो भी सोचेंगे, जिस भी विजन पर आगे बढ़ेंगे, वो हमारे आने वाले कल को
देश के भविष्य को डिजाइन करेगा। पिछली शताब्दी के इसी दशक में भारत ने एक नई ऊर्जा के साथ आजादी के लिए नई यात्रा शुरू की थी और हमने 1947 में आजादी हासिल करके भी दिखाई। अब इस दशक में हम विकसित भारत के लक्ष्य के लिए चल रहे हैं और हमें 2047 तक विकसित भारत का सपना जरूर पूरा करना है। और जैसा मैंने लाल किले से कहा है, इसमें सबका प्रयास आवश्यक है। इस समिट का आयोजन कर TV9 ने भी अपनी तरफ से एक पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया है। एक बार फिर आप सभी को इस समिट की सफलता के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मैं TV9 को विशेष रूप से बधाई दूंगा क्योंकि पहले भी मीडिया हाउस समिट करते रहे हैं, लेकिन ज्यादातर एक छोटे से 5 स्टार होटल के कमरे में वो समिट होती थी और बोलने वाले भी वही, सुनने वाले भी वही, कमरा भी वही। TV9 ने इस परंपरा को तोड़ा और ये जो मॉडल पेश किया है 2 साल के भीतर भीतर देख लेना, सभी मीडिया हाउस को यही करना पड़ेगा। यानी TV9 थिंक्स टुडे, वो भाग्यों के लिए रास्ता खोल देगा। मैं इस प्रयास के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आपकी पूरी टीम को। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपने इस इवेंट को एक मीडिया हाउस की भलाई के लिए नहीं, देश की भलाई के लिए आपने उसकी रचना की। 50,000 से ज्यादा नौजवानों के साथ एक मिशन मोड में बातचीत करना, उनको जोड़ना, उनको मिशन से साथ जोड़ना और उसमें से जो बच्चे सिलेक्ट होकर के आए उनकी आगे की ट्रेनिंग की चिंता करना, ये अपने आप में बहुत अद्भुत काम है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। जिन नौजवानों से मुझे यहाँ फोटो निकलवाने का मौका मिला है, मुझे भी खुशी हुई कि देश के होनहार लोगों के साथ मैं अपनी फोटो निकलवा पाया। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं दोस्तों कि आपके साथ मेरी फोटो आज निकली है। और मुझे पक्का विश्वास है कि सारी युवा पीढ़ी जो मुझे दिख रही है, 2047 में जब देश विकसित भारत बनेगा, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी आप लोग हैं। क्योंकि आप उम्र के उस पड़ाव पर होंगे जब भारत विकसित होगा, आपके लिए मौज ही मौज है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नई दिल्ली के भारत मंडपम से देख रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे समिट में हिस्सा लिया। ये समिट TV9 नेटवर्क के द्वारा आयोजित किया गया था भारत मंडपम में। नई दिल्ली के भारत मंडपम ने प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में तमाम